हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी रेलवे और लेखपाल की जो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं उसका पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है और आई होप कि आप सबको बहुत पसंद भी आया होगा। इस क्लासेस का मतलब सिर्फ इतना है कि मैथ्स के सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर पे बेस्ड और बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन पे बेस्ड करा के सारे क्वेश्चन का सेट मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा और आप सबका जो है मैथ्स का इसका पूरा सेक्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बाकी बचे 15 क्वेश्चन। तो आज के 15 क्वेश्चन करने के बाद से फिर कल जो मैं सेट लेके आऊँगी उसमें भी 15-15 क्वेश्चन, मतलब कि डेली आपको जो है जब तक अभी आपका एग्ज़ाम है तब तक मैं आपको ये सेट्स प्रोवाइड कराती रहूँगी। और जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए होंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी मैं कराने का पूरा कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, वो कौन सी संख्या है। ऑप्शन दे रखा है, पहला 6 है, बी दिया हुआ है 3.5, सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। हमें करना है इसे सॉल्व। तो देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले हमें वो करना है। किसी संख्या को 2 गुना करके, संख्या आपको पता नहीं है तो संख्या आप सपोज कर लेना कि संख्या x है, ठीक है ना। सिंपली मैं यहाँ बता रही हूँ कि कोई संख्या पूरा लिख के करोगे तो देखो किस तरह से करोगे। माना संख्या x है, ठीक है, सिंपल सा बस ये मान लेना कि माना संख्या क्या है, x है। अब जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो किसी संख्या का 2 गुना करके, तो जो संख्या x मानी है इसका 2 गुना कितना हुआ, 2 गुना मतलब कि 2 इंटू एक्स, यही मतलब हुआ ना। उसमें 9 जोड़ा जाता है यानी कि इसमें हम 9 ऐड करेंगे। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, मतलब कि किसी संख्या का 2 गुना करने पर उसमें 9 जोड़ने पर जो संख्या बन रही है, संख्या क्या बन रही है 2x + 9, इसका 3 गुना, यानी कि ये जो संख्या है इसका 3 गुना, मतलब 3 गुना मतलब क्या कहता है, मल्टीप्लाई करने को बोलता है ना। इस संख्या का 3 गुना जो है वो बराबर है किसके, 75 के। बस यही आपको बनाना था। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बस तुरंत आप इसका सोल्यूशन निकाल लो मल्टीप्लाई करके। 6x 27 और ये हुआ 75। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 75 माइनस 27 और ये हो गया आपका देखो 15 है ना, 15 है और यहाँ पे 7 है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 आएगा, यहाँ ये बचा आपका 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48/6 हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ चुकी है वो आ गई है हमारे पास 8। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो संख्या कौन सी है। संख्या हमने x मानी थी और उसी x की वैल्यू यहाँ पे 8 आ रही है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ द राइट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। सिर्फ समझने वाली बात है, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो आपको 4 तरह की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। ये √4 दिया है किसके साथ, 3 के इसके साथ, 6 दिया है 4 के साथ, 15 दिया है 6 के साथ और ये 2 4 5 दिया है 12 के साथ। जैसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट होता है ना, क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे 3 होता है। ये 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये शो कर रहा है कि ये क्यूब रूट है। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 छिपा होता है ऊपर बट वो दिखता नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे मान लो √4 दिया हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने को बोलते हैं तो 2 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आया होता है। वैसे ही अगर क्यूब रूट होता है, जब कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 2 है, ये हम सपोज करते हैं, खुद से हम ये मानते हैं। लेकिन जब यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ 8 दिया हुआ है, मतलब कि इसका हमें क्यूब रूट करना होता है। मतलब ये इसको हम लिखते हैं 2, बिकॉज 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। वैसे ही यहाँ पे 4 का देखो ये क्यूब रूट है, 6 के लिए 4 लिखा हुआ है, मतलब कि किस नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए। 15 के लिए भी 6 लिखा है, 245 के लिए 12 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ करना क्या होता है, हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या, अब देखो रूट में चुकी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ये निकालना कि हम किस तरह से इसको निकालें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें पावर्स दिए होते हैं, जैसे कि 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, इनका ये जो ये दिए हुए हैं ना, इनका जो है हम क्या करते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। तो यहाँ से 3 4 6 एंड 12 का हम ये लेंगे यहाँ पे एलसीएम, यानी कि लॉसा। इनका जो लॉसा आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 4 6 और 12,
तो 3, 4, 6 और 12, इसको जब निकालेंगे तो ये पहले 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये 3 और ये 6, और एक बार और 2 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 3 और ये 3। फिर अगेन इसको 3 से हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 1, यानी कि इसका जो लॉस हो गया वो हो गया 4 × 3, 12। तो यहाँ से इसका लॉस हो चुका है 12। आप चाहें तो इसको इस तरह से यहाँ पे लिख लें। ये सब एग्ज़ाम में करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है। क्या करना होगा कि सबको 12 कर देना होगा। सिंपली अगर हम सबको 12 कर लेते हैं तो सबकी ये वाली पावर इक्वल हो जाएगी ना, ठीक है ना। सबका जो ये वाला वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है जो सबकी इक्वल हो जाएगी, तो हम सबको कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 12 है। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं पहली वाली वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा है 3 और ये लिखा है 4। हमें इसे 12 करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, यानी कि हमें क्या करना होगा, 4 की पावर 4 लेके आना होगा। अगर हम 4 की पावर 4 लेके आ जाएंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख लो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे 12 ही लिख लो। 12 कब कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 4 की पावर हम 4 लेके आ रहे हैं, तब ये जाकर के क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तभी तो हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्यूब रूट होता है वैसे ही क्या व्यक्त कर रहा है, घात को व्यक्त कर रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे 4 पावर 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो 12, 4 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 256। मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर डाउट हो तो। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली है, इसको भी हम करेंगे 4, 6। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे 12 लाना है तो 3 करना पड़ेगा ना, यानी कि 6 का क्यूब करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। 6 का क्यूब कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 12 आया और 6 का जब क्यूब करेंगे तभी यहाँ पे 12 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 और 6 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो ये आएगा 216। बाकी का दोनों मैं यहाँ कर रही हूँ। आपका 15 एक है, 6 और ये 15, तो किससे करना पड़ेगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये 12 होगा। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 225। और ये तो आपका पहले से ही 12 है तो यहाँ हमें कुछ करना ही नहीं है। अब आप देख लो सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करके इन द सेंस कि सबके देखो यहाँ पे 12 आ चुका है, तो अब आप बता सकते हो ना कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये 225 है, ये 245 है, ये 256 है, ये 216 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी हो गई, 256 वाली हो गई। और 256 कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन, यानी कि √4 जो है किसके साथ, क्यूब रूट के साथ जो था, ठीक है ना। जिस पे 3 लगा हुआ था वो नंबर सबसे बड़ा है बिकॉज उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझने में या फिर करने में कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। मैंने इसकी क्लास अलग से भी दे रखी है, मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो भी मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से लगाए जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है 3, यही वाला मैं ले रही हूँ 3, फिर आंसर तो इसका आ चुका है, तो आपको पता है ना इसे क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 4 और इसके पावर 1/3। क्लियर। तो अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों हम 12 कर रहे हैं उसे, कि या फिर 12 करना है तो कैसे कर पा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि हमें क्या लाना था, हमें लाना था पावर 12 ही तो लाना था ना। तो आप एक काम करो, अगर आपको पावर 12 लाना है तो अगर आप इसमें जो है किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे पावर 12 हो जाए। आप एक चीज़ ये देख सकते हो ना कि हम किस में मल्टीप्लाई करें कि पावर 12 हो जाए। तो एक चीज़ आप ये सोचो कि अगर हमें यहाँ पे जैसे 12 करना था, यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि यहाँ 3 था तो हमने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 पावर 4 आ गया है। वैसे अगर ये चीज़ मान लो कि अगर यहाँ पे आप 12 रख दो, भाई हमें पावर 12 करना है यानी मल्टीप्लाई बाई 12 करना है, तो ये क्या करना है, आप 12 मल्टीप्लाई किए और यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। तो अगर 12 करना है हमें तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3 4 या 12 हो गया, तभी तो ये 4 पावर 4 हुआ।
4 पावर 4 हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरीका है करने का, क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी क्यूब रूट वाली वैल्यू आती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 4 की पावर 1/3। और अगर इस तरह से वैल्यू मान लो कोई लिखी हुई है 8 और ये 16, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 16 पावर 1/8। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसा भी आपको इजी लगे आप वैसे कर लेना है इसे, ठीक है। और वैसे मैं इसका लिंक भी दे दूँगी जहाँ पे मैंने ब्रीफली इसे समझाया हुआ है, और यहाँ पे भी मैं पूरा ब्रीफली ही समझा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, अगर x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो सिंपल सा एक ट्रिक लगाना है आपको। ये पूछता है ना कि x का मान y के मान से 25% कम हो, कम वाला वर्ड यूज़ कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि कितना अधिक है। तो इसमें आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ये है कि जो आपको परसेंटेज दिया हुआ था है ना, उसको आपको ऊपर रखना है और फिर कम को लेकर के यानी कि 100 माइनस 25 कर देना है। और फिर क्या करना है, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ एक आपको, और सिंपली इसको 100 कर देना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो परसेंट में ही आएगा। कैसे आएगा, 25/75 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो ये 25 दिया 75 होता है, और ये आपका आ गया 33 होल 1/3%, और ये आपका है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा है। 25% कम हो, अगर कम हो कह रहा है तो ऊपर 25 लेके चलना है, ठीक है ना, ऊपर 25 लेके चलना है। और अगर इसको आप x मान लेते हो तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, x/100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में, ठीक है। अगर यही पे यहाँ अधिक लिखा होता, समझ लेना अच्छे से, अगर यहाँ पर अधिक लिखा होता तो यहाँ पे माइनस ना होकर के प्लस हो जाता। ये चीज़ ध्यान रखना। कम लिखा हुआ है तो हमने कम किया है नीचे, अधिक का पूछ रहा है। अगर यहाँ अधिक लिखा होता तो कम का पूछता, तो अधिक जो होता ना वो यहाँ पे प्लस हो जाता। ये चीज़ ध्यान रखना, ये ट्रिक है और हमेशा आपके हर जगह काम आएगी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यदि cos 1 डिग्री, cos 2, cos 3 डॉट 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 cos 177, cos 178, cos 179 का मान है 0, 1, 1/√2, √3/2। तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच चुके हैं हम लोग, और मैंने जैसा कि बताया था कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देख लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इसमें बात आ रहा है। और आपको पता ही है कि वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, ठीक है, सेक होता है, और कॉट होता है, और कॉसेक होता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत स्मार्टली वर्क करना होता है। पहली बात तो आपको जो टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़े। टेबल्स तो आप याद भी कर सकते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेबल, ठीक है ना। टेबल में आप देखो कि cos 90 की जो वैल्यू है वो क्या है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। आप ये देखो यहाँ cos 1 दिया है, cos 2 दिया है, cos 3 दिया हुआ है। इसके बाद से ये डॉट 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 का मतलब ये होता है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब कि यहाँ तक 176 तक तो इस डॉट के बीच में ही है। इसके बाद से 177, 178, 179 दिया हुआ है। तो आप जो टेबल देख रहे हो ना यहाँ पे, इस टेबल में देखो कि cos 90 की वैल्यू क्या है। cos 90 की वैल्यू है 0। दैट मीन्स कि cos 90 भी यहाँ कहीं बीच में लाई ज़रूर कर रहा होगा। और अगर cos 90 बीच में लाई कर रहा है तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। और अगर cos 90 0 हो गया है तो 0 का मल्टीप्लाई आप इन सब में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एकदम राइट आंसर होगा। इसमें आपको कुछ भी सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा होगा, क्या क्या कैलकुलेशन करना होगा, बट ये बहुत ही इजी था। आपने देखा सेकंड भर का भी समय इसमें नहीं लगा है। तो ये जो आपका साइन कॉस टेबल है ये आपको याद होना चाहिए, आप इसे याद कर लें, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक इमारत की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो बात आती है यहाँ पे उन्नयन कोण की, ठीक है। एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। तो कैसे कैसे होते हैं, जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी आपको तो यहाँ मैं बताते हुए जाऊंगी आपको कि किस तरह से उन्नयन कोण बनता है और कैसे अवनमन कोण बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक इमारत की परछाई की लंबाई। तो सबसे पहले एक इमारत बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक इमारत है और ये मैं इसे डिनोट कर रही हूँ ABC। तो आप यहाँ सपोज कर लेना, ठीक है ना, कि माना AB इमारत है, ठीक है। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए कराया जा रहा है। माना AB एक इमारत है
और BC उसकी परछाई है। तो परछाई भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, और परछाई हम कैसे बनाएंगे, BC जो है कैसे बनाएंगे भाई, ये इमारत है तो इसकी परछाई ऐसे ही तो बनेगी, तो ये BC हो गया। अब आपसे कह रहा है कि परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3√3 गुना है, तो ये AC को आपको मीट कराना होगा यहाँ पे, ठीक है। एंगल आपका क्या बनेगा, आपने यहाँ पे देखो ये C है, ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल होगा आपका थीटा, क्योंकि यही आपको क्या करना है, इसी से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके बाद से आती है बात की AB, तो इस इमारत की जो ऊंचाई है यानी कि जो लंबाई है ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये x है, ठीक है, x है यानी कि x मीटर है। तो ये जो आपका माना AB इमारत है, आप इसे ब्रैकेट में कर लेना कि क्या है, ये x है। सॉल्व करने के लिए ये सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि उसका उन्नयन कोण आपको बताना है क्या होगा। तो हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि उन्नयन कोण यानी कि जो कोण है, यानी कि जो यहाँ से एंगल बन रहा है इस इमारत का, इसी को हम बोलते हैं, जो नीचे से बनता है ना, वही क्या होता है, आपका उन्नयन कोण होता है। तो ये आपका जो थीटा है ये क्या है, उन्नयन कोण है, यानी कि एंगल C। तो इसी को आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे बताओ, ये हो गया tan थीटा। हमें चाहिए, हमें पता क्या क्या है, हमें ये AB पता है और हमें ये BC पता है। BC क्या है, इसकी परछाई है, और उसमें ये भी कह रखा है क्वेश्चन में कि जो परछाई है वो लंबाई का 3√3 गुना है, यानी लंबाई कितनी है, x है, और इसका 3√3 गुना क्या है, इसकी परछाई है, यानी कि आपको AB पता है और आपको BC पता है, ठीक है। आपको ये बता दूं कि जो tan थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसको पढ़ने का, ये होता है LAL/KKA, ये हिंदी में होता है, ठीक है, क्योंकि जो ये AB है ना, इसको लंब बोलते हैं यानी कि परपेंडिकुलर। ये BC जो है ना, ये बेस है यानी कि आधार, और ये जो आपका कर्ण है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये होता है हिंदी में लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए, और फिर जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है, कॉट, सेक, कोसेक। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टैन थीटा, हमें क्या चाहिए, टैन थीटा चाहिए। तो थीटा ये है ना आपका, और टैन की वैल्यू होती क्या है, साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, और टैन का होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, AB, और आधार क्या है, BC है। अब इसको यहाँ रख लो, AB x है और ये है 3√3x। सॉल्व करेंगे इसे हम, तो x और x यहाँ से कटेगा तो आएगा 1/3√3। इसे करना पड़ेगा हमें रैशनलाइज, बिकॉज √3 वाली वैल्यू जो है, रूट वाली वैल्यू हम कभी नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई कर लो √3 से ऊपर और नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, √3, और √3 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3/9। अब जब √3/9 आ ही चुका है तो यहाँ से ये वैल्यू जो आई है वो किसकी आई है, ये वैल्यू आ चुकी है आपकी tan थीटा की, जो कि है √3/9। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो tan इधर चला जाएगा इन्वर्स के साथ, तो ये होगा tan इन्वर्स √3/9, और यही है आपका उन्नयन कोण, ठीक है, tan इन्वर्स √3/9। और देखो आपका ऑप्शन नंबर D भी एकदम सेम यही दिया हुआ है, tan इन्वर्स √3/9। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे उन्नयन कोण। किस तरह से निकालते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री है ये, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, बट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप एक काम कर सकते हो कि मैं जो है उसकी क्लासेस कुछ अलग से भी प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको वो क्लासेस करनी होंगी तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर से बता देना, तो मैं ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर करा दूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए ट्रायंगल ABC में एंगल A = 40 डिग्री है, BP और CP क्रमशः एंगल B और C के समविभाजक हैं। यानी कि जो BP है और ये जो PC है, ये एंगल B यानी कि ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का समविभाजक है, यानी कि इन्हें इक्वली डिवाइड करता है। आपको बताना है इस एंगल P का मान। तो सबसे पहले चीज़ ये जान लो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। मतलब कि अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो एंगल A, एंगल B और एंगल C मिलाकर बनाएगा 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है एंगल A = 40 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे पहले हम लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल।
इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, अगर हम पूरी वैल्यू लिखें तो क्या आएगा आपका, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और देखो ABC आपको पता नहीं है, ACB आपको पता नहीं है, बट BAC ये बीच वाली जो होती है ना, कि जो बीच वाला होता है वही मेन एंगल होता है, यानी कि A, और A की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री। तो यहाँ से आपका निकल के क्या आ चुका है, एंगल ABC और एंगल ACB की वैल्यू कितनी हो गई है 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। इतना क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। नेक्स्ट थिंग आपसे ये कह रहा है कि ये जो BP और PC है ना, ये सम विभाजक हैं ABC के और ACB के। दैट मीन्स कि अगर हम इनको हाफ कर दें, जैसे हमें ये वाली वैल्यू पता है ना, ABC पता है और ACB पता है, अगर हम ABC को हाफ करें तो BPC मिलेगा, ACB को हाफ करें तो PCB मिलेगा। तो अगर हम इसका हाफ करें तो क्या मिलेगा, ABC/2 ACB/2, तो 140/2 यानी कि 70 डिग्री। मतलब कि इसका हाफ और इसका हाफ दोनों का एडिशन जो है 70 है। अब हम ले लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल BPC। इस ट्रायंगल में भी तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अगर होगा तो सेम वही रूल लगाएंगे, यानी कि क्या लगाएंगे, आपका एंगल PBC, यानी कि इसका हाफ और इसका हाफ दोनों कितना है 70 है, तो ये BPC कितना हो जाएगा, यहाँ से BPC 180 माइनस 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 में से हमने इन दोनों का एडिशन यानी कि 70 माइनस किया है, तो हमारे पास आएगा 110, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ से एकदम करेक्ट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीनों में 4% वार्षिक की दर से ₹150 ब्याज मिलेगा। ऑप्शन दे रखा है आपका ₹5000, दूसरा दे रखा है ₹7500, तीसरा है ₹10,000 और चौथा दिया हुआ है ₹15,000। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देख लो कि धनराशि आपको नहीं पता, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, मान लेते हैं कि जो धनराशि हमारी है वो X रुपये है। माना धनराशि कितनी है, ₹X, ठीक है, ये आपने सपोज कर लिया। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि ये जो 150 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और वो भी साधारण ब्याज की बात की गई है, तो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है। टाइम 6 मंथ दिया हुआ है और जो रेट दिया हुआ है वो दिया है 4% वार्षिक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यानी कि साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। SI की वैल्यू है 150, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है यानी कि X है, R यहाँ पे दिया हुआ है रेट यानी कि 4%, और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 मंथ। वार्षिक की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यानी कि ये 1 साल का आधा दिया हुआ है तो इसको हम 1/2 ले लेंगे। अगर 1 ईयर दिया होता है तो हम 1 लेते हैं, लेकिन वार्षिक की बात कर रहा है और दिया हुआ है 6 महीना, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब ये आधा साल की बात कर रहा है, यानी कि 1/2। तो यहाँ से हम ले लेंगे 1/2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा यहाँ से, 2 2 जा 4 और ये हो गया 50। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 7500। कैसे आ गई है, ये हमने 150 को और 50 को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से जो आपका धन राशि आएगा वो आएगा 7500 रुपये। तो ये हो गया है आपका 7500, और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया है, यानी कि त्रुटि हो गई है उससे। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले तो हम त्रुटि निकाल लेते हैं कि त्रुटि हुई कितने की है। सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी संख्या की बात की गई है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, X है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं वो संख्या, तो माना वो संख्या कितनी है, X है। अगर संख्या हम X मान लेंगे
तो हमें करना क्या होगा, किसी संख्या को गुणा करना था 5/3 से, यानी कि जो त्रुटि निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, त्रुटि इस तरह से निकालेंगे कि हमें गुणा करना था 5/3 से, लेकिन हमने गुणा कर दिया है 3/5 से, यानी कि इसमें से 3/5x को हम माइनस कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी त्रुटि, यानी कि इसको एलसीएम लेंगे तो ये हुआ 15 और यहाँ से हो जाएगा 3×5 = 15 और ये 25x हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 9x, यानी कि ये होके आ गया है 16x/15। अब बात आती है प्रतिशत त्रुटि की। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि जो ये वाली वैल्यू हमारी है 16x/15 इसको हम लिखेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और नीचे जो वैल्यू लिखते हैं हम वो क्या लिखते हैं, वो हम लिखेंगे जो वैल्यू हमारी क्या है, जिसके स्थान पर हमें जिससे गुणा करना था, यानी कि 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे गुणा किया गया है 3/5 से। अगर ये नंबर लेके चलते हैं तो ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो त्रुटि निकालने का तरीका होता है कि जो आपका वैल्यू आया त्रुटि मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई जिसके स्थान पर गुणा हुआ है, यानी कि 5/3 से गुणा करने के स्थान पर हमने, यानी कि हमें इससे गुणा करना था तो इससे हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी और हो जाएगी 3/5x। ठीक है, तो डायरेक्टली या तो ऐसे कर लें, और नहीं समझ में आता है, अगर ये लाइन नहीं समझ में आ रही है कि ये कैसे लिख दिया गया है मल्टीप्लाई करके, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 16x/15 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई किससे, इससे गुणा करना था ना, तो 5/3 किसके साथ में है, x के साथ में है ये। अब ये चीज़ अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3/5x। अब क्लियर हो गया होगा यहाँ से, और अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3×5=15 हो गया यहाँ से, और ये हो गया 25×4=100 और x यहाँ से कट गया तो ये आ गया 64%। और 64% हमारा ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी 64% है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर डी के लिए ऑप्शन सही होगा वो होगा, ओके मैंने उल्टा बोल दिया शायद, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो बचता है यानी कि 630 रुपये उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। तो उसके घर का किराया कितना होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमें करना कैसे होगा इसे। हमें ये पता ही नहीं है कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, ये हम सपोज कर लेंगे कि व्यक्ति की आय जो है वो क्या है, ₹x है। अगर आपको व्यक्ति की आय पता चल गई तो अब इसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ निकाल सकते हो। सबसे पहले आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो खाने पे कितना खर्च करता है, 1/4 भाग, यानी कि खाने का खर्च जो है उसका आय का कितना है, ₹x/4। घर के किराए का खर्च कितना है, यानी कि घर के किराए का खर्च है उसका, ये कितना हो गया, ये है आपका 2/3 यानी कि ₹2x/3। ये दोनों खर्च हो गया। तो शेष कितना बचा, जो शेष बचा उसे हम यानी कि टोटल आय में से माइनस कर देंगे, यानी कि x - x/4 + 2x/3। इसे हमें करना होगा अब सॉल्व। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो शेष वाली वैल्यू यही है ना जो 630 रुपये बचे हैं, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 630, ठीक है। और अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो मिलेगा वैल्यू, आप देखो एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, 4 3 = 12, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x, और ये 3 4 = 12 यानी कि 8x। ये देखो 630 हुआ और यहाँ से क्या मिला आपको, ये हो गया आपका 11x/12, और यहाँ से जो वैल्यू आ गई आपकी 12x - 11x/12 = x/12। ये जो x/12 वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 630 के, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 630 × 12। और जब आप 630 को मल्टीप्लाई करोगे ना 12 से, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, उसकी कुल आय हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹7560। ये आपका भी आंसर नहीं है, ये आपकी है टोटल आय,
ठीक है ना। जो व्यक्ति इतना खर्चा कर रहा है ये उसकी टोटल आय है। आपसे पूछा है घर के किराए का खर्च, यानी कि किराए का खर्च उसका कितना होगा। तो किराए का खर्च वो कर कितना रहा है, 2x/3 कर रहा है ना। तो यहाँ से हो जाएगा रुपये 2x/3, और जहाँ जहाँ x है, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे 7560 और इसे डिवाइड करेंगे 3 से। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 16, 3 2 जा 6 और ये 0। तो यहाँ से जो किराए पे खर्च आ गया वो कितना आ गया है, आप देख सकते हैं 0 4 10 और ये 5, यानी कि रुपये 5040, यानी कि 5040 रुपये आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका ए वाला पार्ट दिया हुआ है वो वही दिया हुआ है जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। इजी इस तरह से है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपसे कहा किसी संख्या का 20% 120 है। सबसे पहले आपको सपोज करना है कि वो संख्या क्या है। सपोज कर लेते हैं ना कि वो संख्या x है। x का अगर आप 20% निकालो तो कह रहा है कि ये कितना है, 120 है, ठीक है। तो पहले तो आप ये संख्या ही निकाल लो। तो देखो 20 25 100 होता है और x की वैल्यू क्या हो गई, 120 × 5, यानी कि ये हो गया 600, ठीक है, यानी कि 600 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि जो संख्या आई ना उसी संख्या का 120% क्या होगा, यानी कि इसका 120% क्या होगा ये आपको निकालना है। तो 100 6 600 और 12 चेक होता है 72, यानी कि 720 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं था, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन था जो कि आपको तो हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखो कितना अच्छा सा लिखा हुआ है, √128 प्लस √260 माइनस √16, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ आपके अंडर रूट में दी हुई हैं। करते कैसे हैं ना, इधर से कभी करना शुरू नहीं करना, हमेशा इधर से करना शुरू करना। क्यों, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा ना कि 16 जो है वो क्या है, रूट में लिखा हुआ है, और √16 का जो आप बाहर निकालते हो ना तो क्या आता है, 4 बाहर निकल के आता है, बिकॉज 4 × 4 होता है 16। तो यहाँ से अगर इसे हम करना शुरू करें तो कुछ इस तरह से करेंगे। देखो ये पहले आप इसको लिख लो 128 प्लस √260 माइनस, मैं क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ, चलो अच्छा उतार लेती हूँ, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे इसे हम, 128 प्लस √260 माइनस, अब इस 16 को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो 4 × 4 16 होता है, यानी कि यहाँ 4 आ गया। अब आप माइनस कर सकते हो ना 260 में से 4, तो ये जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 256 आएगा। और आपको ये पता है कि जो 256 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 256 जो होता है वो होता है 16 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, आप इन दोनों को ऐड करो तो 8 से 14 होता है, 2 3 4 होता है, और ये आ गया 144, और 144 होता है 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आप ये चेक कर लो कि आपके ऑप्शन में 12 है या नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 12 गिवन है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो 12 ही मानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है, तो अंकों को बदलने से बनी संख्या का मान अंकों के योगफल का कितना गुना है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे बड़ी बात कि ये जो अंकों को बदलने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, बस आपको अंकों को बदलना आना चाहिए, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों का योग का दूने के बराबर है, तो अंकों को बदलने पे, जैसे मान लो जब भी आप ये बदलने वाला संख्या समझते हो ना, तो ये समझ लो जो पहली संख्या होती है वो 10x + y होती है, और बदलने के बाद से ये 10y + x हो जाती है। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि संख्या क्या है। तो जो संख्या हमारी है ना वो क्या है, क्योंकि बदलने के लिए कह रहा है इसीलिए हमारी संख्या जो होगी वो 10x + y होगी। आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे ये कह रहा है कि जो 2 अंकों की है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है, अंकों के योग के दूने के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो इस संख्या है ना 10x + y, ये अंकों के योग, अंक कौन कौन से हैं, x और y, दे ही दो तो अंक होंगे ना,
एक्स और वाई यानी कि इनके योग के 2 गुने के बराबर है। बस यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2y, 2x को इधर लाएंगे तो 8x, y को इधर ले जाएंगे तो y, यानी कि 8x प्लस 8x इज इक्वल टू वाई आ गया। अब आपसे कह रहा है कि अंकों के बदलने से बड़ी संख्या का मान अंकों के योगफल का कितना गुना है। तो अगर हम अंकों को बदल देंगे तो क्या बनेगा, 10y प्लस x बन जाएगा यहाँ से। तो अंकों को बदलने पर, तो जो अंकों को बदलने पर संख्या बनेगी, मैंने बताया 10y प्लस एक्स बनेगी। तो चलो ठीक है, 10y प्लस एक्स बन रही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8x आ रही है। तो आप इसको पुट कर लो, यहाँ पे 8x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 80x प्लस एक्स। यहाँ से ये आपको मिल गया 81x। तो अब आप बताइए कि कितना गुना हुई। भाई x आपने एक संख्या मानी थी, दूसरी संख्या आपने y मानी थी, तो y की वैल्यू 8x है, यानी कि कितना गुना हो गया, 9। आपका जो पहला संख्या है x प्लस 8x, तो ये तभी तो ये आपका हुआ 9 9 जा 81। आखिर ये किस तरह से बना, मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ये वाला पॉइंट। तो कितना हो गया 9 और ये हो गया आपका 9x, यानी कि 81x। एकदम सेम आ रहा है ना, मतलब कि संख्या का कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। और आपका ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वर्ग बात कर रहा है और उसके विकर्ण पर खींचे गए क्षेत्रफलों की बात कर रहा है। क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू पता नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू पता नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप मान लोगे कि वर्ग की भुजा क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना वर्ग की जो भुजा है, कुछ भी मान लेंगे हम यहाँ पे। तो क्योंकि कोई वैल्यू दी नहीं हुई है, तो मैं मान रही हूँ यहाँ पे कि वर्ग की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर भुजा पता है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको पता ही होगा क्या हो जाता है वर्ग का, तो ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ से 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट आती है बात कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो चूंकि वर्ग का अगर हमको पता है भुजा, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √2a होती है। ये फॉर्मूला होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ से √2a हो जाएगी। और a क्या है, a मतलब भुजा, और भुजा तो 1 ही है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 सेंटीमीटर। अब आती है बात कि विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यही तो कह रहा है ना, विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे ही हम करेंगे, हमें अपने आप से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करो कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ले लो। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, वो बन जाएगा हमारा, क्या आप किसका किसका पूछा है, पहले वर्ग का और फिर उसके विकर्ण का। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1 है और विकर्ण का क्षेत्रफल 2 है, यानी कि 1:2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। और जो 1:2 है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही बन रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ देखो दिया है, यदि sin θ = 3/5 हो तो आपको बताना है tan θ प्लस sec θ का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जाननी होगी कुछ बातें कि tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू होती क्या है। tan थीटा को हम लिखते हैं sin θ अपॉन cos θ, पहले ये समझ लो। ठीक है, tan थीटा को हम लिखते हैं sin θ अपॉन cos θ, इतना आपको पता होना चाहिए। और एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली बता रही हूँ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो ये दोनों आपको यहाँ पे यूज़ आएगा, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर साइड में लिखवा दिया है। सोल्यूशन करेंगे इसका किस तरह से, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। आपको पता है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालो तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब इसके बाद से आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ से कॉस थीटा निकालोगे तो ये आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, आप यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देखो सॉल्व कर लो इसको, 1 माइनस 9/25। इसे हम लिख सकते हैं
25 माइनस 9/25 और ये हो जाएगा √16/25। रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 4/5। तो 4/5 जो आया ना वो कॉस थीटा की वैल्यू आई है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा बोल रहा है आपको ना, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का जो होल स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको टेन थीटा भी चाहिए और सेक थीटा भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जगह है तो पहले मैं यहाँ निकाल के बता रही हूँ टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा को निकालने के लिए आपको चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास पहले से है। कैसे? साइन थीटा देखो 3/5 है और कॉस थीटा निकल के आ गया 4/5। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आ गई 3/4। और जो सेक थीटा है ना वो मैं यहाँ निकाल दे रही हूँ। सेक थीटा क्या होता है? ये होता है आपका 5/4। कैसे? सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना, और कॉस जो है देखो यहाँ पे सेक जो होता है वो 1/cos होता है। तो यानी कॉस कितना है? 4/5 है, यानी कि ये हो गया 5/4। अब आप देखो यहाँ पे निकाल लो जो आपसे पूछ रहा है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर पूछा है ना, तो टेन थीटा कितना आ गया 3/4 और सेक थीटा आ गया 5/4 और इसका होल स्क्वायर कर लो, यानी कि आ गया आपका 8/4 का होल स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि 4 आ गया है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। यानी कि यहाँ से आपको टेन थीटा प्लस सेक थीटा का जो होल स्क्वायर देखने मिला है वो कितना मिल गया है? वो आपको मिल गया है 4, और जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो अभी हमारा बचता है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 15 पेंसिल 70 पैसे प्रत्येक के भाव से, 13 पेंसिल 65 पैसे प्रत्येक के भाव से और 12 पेंसिल 60 पैसे प्रत्येक के भाव से खरीदता है। तो प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य क्या होगा? 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 1 बाई 1 हम करते हैं। 70 पैसे में लेता है वो 15 पेंसिल। तो अगर हम ये देखें कि 17 पैसे प्रति पेंसिल से 15 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 15 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको वो वैल्यू निकल जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 70 गुणे 15 करने पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1050। रुपये नहीं आएगी, पैसे में दिया है तो पैसे आएगी। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आती है बात 65 वाले की। तो अगर 65 पैसे, ठीक है मैं सब कुछ लिख नहीं रही हूँ, प्रति पेंसिल से अगर 13 पेंसिलों का मूल्य निकाला जाए तो यहाँ से वैल्यू आएगी 65 गुणे 13 और ये हो जाएगा आपका 845 पैसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते चलिएगा आपसे। अब अगर बात आती है 60 वाले की, तो 60 पैसे प्रति पेंसिल से कितना खरीद रहा है? वो 12 खरीद रहा है ना, देखो 12। तो यहाँ से पेंसिलों का जो मूल्य आ जाएगा वो आएगा 60 गुणे 12, यानी कि 720 पैसे। ये तो आपने सब कुछ बता दिया कितना कितना पैसा हुआ। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक पेंसिलों का औसत मूल्य। तो 40 पेंसिलों का कुल मूल्य कितना हो गया? 40 पेंसिल कैसे? तीनों को ऐड कर लीजिए। तो 40 पेंसिल्स का जो कुल मूल्य हुआ, 40 पेंसिल्स का कुल मूल्य कितना हो गया? ये आप क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा 1050 प्लस 845 प्लस 720। इसे आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका पूरा मूल्य, यानी 2615 पैसे। अब आपको निकालना है एक पेंसिल का औसत मूल्य। तो एक पेंसिल का औसत मूल्य निकालना अब आपके लिए आसान हो गया है। एक पेंसिल का औसत मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से? तो वो हो जाएगा आपका 2615। ये मैंने देखो गलत लिखा, ये देखो होगा 2615 भागा 40। तो ये हो गया आपका 65.375 पैसे। और ये देख लो कि कोई ऑप्शन में है कि नहीं, तो बिल्कुल है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब आती है बात कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, कुल पेंसिल है तो कुल पेंसिल का मूल्य निकाल देना। टोटल पेंसिल कितनी है? 15 धन 13 धन 12, तीनों आप ऑटोमेटिकली ऊपर ऐड कर लेना। तीनों का कुल मूल्य कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तीनों को ऐड कर लेना और 40 से डिवाइड कर देना। इतना आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं बेसिक से आपको बता रही हूँ और हर चीज़ बताती भी जा रही हूँ कि आप कैसे कैसे एग्ज़ाम में कर सकते हो। तो उस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। तो ये रहा आज का 15 क्वेश्चन का सेट गाइस। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा
और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मुझे, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा ताकि मैं आगे और भी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।